जेफरी एप्स्टीन मोसाद का एजेंट था। वो इसराइल के फायदे के लिए लोगों को ब्लैकमेल करता था। एप्स्टीन को डीप स्टेट ने जेल में मरवा दिया। एप्स्टीन फाइल्स खुल गईं तो कई देशों में सरकार गिर जाएगी। इस तरह की बातें हर तरफ हो रही हैं, लेकिन इनमें कितनी सच्चाई है? एप्स्टीन फाइल्स को लेकर इतना हंगामा क्यों मचा है? और 6 बरस पहले मर चुके आदमी की कहानी खत्म क्यों नहीं हो रही है? इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी सुमराब। लैंड ऑफ क्यूरियोसिटी यानी क्यूरिस्तान में आपका बहुत स्वागत है। सवाल नंबर 1, कौन था जेफरी एप्स्टीन? एप्स्टीन की पैदाइश एक बेहद सामान्य परिवार में हुई थी। उसके पिता सफाई कर्मचारी थे। एप्स्टीन का करियर स्कूल टीचर के तौर पर शुरू हुआ। फिर उसने एक इन्वेस्टमेंट फर्म के लिए काम किया। बाद में अपनी कंपनी बनाई। वो अमीर और प्रभावशाली लोगों के पैसे मैनेज करता था। पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे टैक्स बचाना है, कैसे पैसे को सुरक्षित रखना है और अगर कहीं घपला हो जाए तो पैसा वापस कैसे लाना है। एप्स्टीन इस तरह की सेवाएं ऑफर करता था। उसके क्लाइंट्स में अरबपति बिजनेसमैन से लेकर प्रोफेसर, वैज्ञानिक, एक्टर और डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स तक शामिल थे। एप्स्टीन की नेटवर्किंग और सेल्स स्किल्स कमाल की थी। उसका कारोबार चल निकला। एक समय पर वो लगभग $15 बिलियन की रकम मैनेज कर रहा था। इस काम में उसकी अच्छी आमदनी होने लगी, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो खुद अरबपति बन जाता। फिर भी उसके पास अपना आइलैंड था। न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा और पेरिस में आलीशान बंगले थे, 2 प्राइवेट जेट थे, कई हेलीकॉप्टर्स थे और लग्जरी कारों की पूरी फ्लीट थी। इसीलिए उसके इनकम सोर्सेस हमेशा रहस्य और विस्मय की नजर से देखे जाते थे। 2005 में पहली बार एप्स्टीन के खिलाफ नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण का आरोप तय हुआ। जितने सबूत मिले थे उसको कम से कम 45 साल की सजा होती, मगर सरकारी वकील ने एप्स्टीन के वकीलों के साथ डील कर ली। एप्स्टीन को सिर्फ 18 महीने की सजा मिली। उसके खिलाफ फेडरल चार्जेस को हटा लिया गया और वो सिर्फ 13 महीने में बाहर निकल गया। हालांकि उस पर यौन अपराधी का टैग जरूर लग गया। जुलाई 2019 में एप्स्टीन को दूसरी बार गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ पुख्ता सबूत मिले थे। सर्वाइवर लड़कियों ने खुलकर बोलना शुरू कर दिया था। इस बार उसका बचना मुश्किल था, लेकिन ट्रायल शुरू होता उससे पहले ही उसने जेल में अपनी जान ले ली। एप्स्टीन का किरदार जितना रहस्यमयी था, उसकी मौत भी उतनी ही रहस्यमयी तरीके से हुई थी, लेकिन इसको भुला दिया गया। सवाल नंबर 2, एप्स्टीन पर क्या क्या आरोप लगे थे? वो नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करता था। उन्हें मसाज के लिए रिक्रूट किया जाता था, फिर उनसे गलत काम करवाए जाते थे। चुप रहने के बदले वो उन्हें पैसे देता था। जिन लड़कियों का एप्स्टीन शोषण करता था उनको और लड़कियां लाने के लिए कहता था। इस तरह उसने यौन शोषण का पिरामिड बना लिया था। उसकी शिकार लड़कियों की संख्या 1000 से ज्यादा थी। शोषण के वक्त कईयों की उम्र 14 बरस थी। एप्स्टीन ने कई लड़कियों को अपने क्लाइंट्स को ट्रांसफर किया था। उनका इस्तेमाल वो अपने फायदे के लिए करता था, इसलिए उसके ऊपर यौन तस्करी के आरोप भी थे। 2008 में उसने स्टेट लॉ के तहत 2 आरोपों में गुनाह कबूल किए थे। पहला था प्रोस्टिट्यूशन में शामिल होना और दूसरा था नाबालिग से प्रोस्टिट्यूशन कराना। इन मामलों में उसे सजा भी मिली, लेकिन 2019 वाला केस शुरू नहीं हो पाया। उसकी मौत के बाद केस डिसमिस कर दिया गया। उसको फेडरल लॉ में कभी सजा नहीं हो पाई। सवाल नंबर 3, 2025 में उसके केस की चर्चा क्यों हो रही है? दरअसल एप्स्टीन के नेटवर्क में कई नामी गिरामी लोग शामिल थे। सबसे ज्यादा अमेरिकन एलीट थे। वे किसी न किसी तरह हमारी आपकी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। हो सकता है कि वे एप्स्टीन की यौन शोषण कांड में भागीदार हों, या उन्होंने कभी एप्स्टीन को बचाया हो, या एप्स्टीन ने उनके डिसीजंस को प्रभावित किया हो, या वे कॉम्प्रोमाइज्ड हों। इसलिए मांग उठी कि एप्स्टीन केस से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए जाएं। इनमें फोटोज, वीडियोज, ट्रैवल रिकॉर्ड्स, पर्सनल डायरी, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स आदि शामिल हैं। कुछ डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में पहले से थे, लेकिन ज्यादातर फाइलें जांच एजेंसियों के पास थीं। इन्हीं को एप्स्टीन फाइल्स कहा जाता है। एप्स्टीन फाइल्स को खुलवाने में डोनाल्ड ट्रंप की एक बेहद अहम भूमिका थी। एप्स्टीन और ट्रंप लंबे समय तक दोस्त रहे थे, लेकिन 2019 में एप्स्टीन गिरफ्तार हुआ तो ट्रंप ने उससे पल्ला झाड़ लिया था। हालांकि जब एप्स्टीन ने जेल में अपनी जान ली, तब ट्रंप ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को हवा दी। उन्होंने दावा किया कि एप्स्टीन की हत्या हुई है और इसके पीछे डीप स्टेट का हाथ है। फिर 2024 का साल आया। ट्रंप ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान दावा किया कि दोबारा राष्ट्रपति बनते ही सारी फाइल्स रिलीज कर दूंगा, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद वो कुंडली जमा कर बैठ गए। इसके चलते उन पर दबाव बढ़ने लगा। ट्रंप के समर्थक भी फाइल रिलीज करने की मांग कर रहे थे।
आखिरकार नवंबर 2025 में एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास हुआ। इसके तहत जस्टिस डिपार्टमेंट को फाइल्स रिलीज करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया। इसकी समय सीमा 19 दिसंबर को समाप्त हो गई, मगर उस रोज सिर्फ 4000 फाइलें ही रिलीज की गईं। उनको भी बुरी तरह से रिडैक्ट करने के बाद पब्लिक किया गया। ट्रंप से जुड़ी कुछ फाइलों को अपलोड करने के बाद हटा लिया गया। इसको लेकर भी बवाल हो रहा है। अभी तक जितने डॉक्यूमेंट्स पब्लिक हुए हैं उनमें कोई सनसनीखेज जानकारी नहीं मिली है। बस एप्स्टीन नेटवर्क से जुड़े नामों और तस्वीरों की लिस्ट बढ़ गई है। लाखों पन्ने अभी भी बाकी हैं, लेकिन उनसे किसी बड़े खुलासे की उम्मीद नहीं है, क्योंकि फाइल्स को जिस तरह से रिडैक्ट किया जा रहा है उससे लगता है कि पहला मकसद जानकारी को छिपाना ही है। सवाल नंबर 4, एप्स्टीन फाइल्स में अब तक किन किन लोगों के नाम सामने आए हैं? ये लिस्ट लंबी है, हम कुछ इंपॉर्टेंट नाम आपको बता देते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की तस्वीरें बार बार सामने आई हैं। एप्स्टीन और क्लिंटन अच्छे दोस्त थे। क्लिंटन ने कई बार उसके प्राइवेट जेट से सफर किया था। वो एप्स्टीन की प्राइवेट पार्टियों में भी शामिल होते थे। जैसी तस्वीरें आई हैं उससे यही लगता है कि उनका रिश्ता दोस्ती से कहीं ज्यादा गहरा था। क्लिंटन का पक्ष ये है कि वो एप्स्टीन के गलत कामों के बारे में नहीं जानते थे। जैसे ही उनको इस बात का पता चला उन्होंने रिश्ता तोड़ लिया था। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी एप्स्टीन फाइल्स में रेगुलर हैं। ट्रंप और एप्स्टीन 1987 से एक दूसरे को जानते थे। वे अक्सर पार्टियों में मिला करते थे। एप्स्टीन ने दावा किया था कि उसी ने मेलेनिया को ट्रंप से मिलवाया। एप्स्टीन की ब्लैक बुक में ट्रंप की पहली पत्नी इवाना और बेटी इवांका का नाम भी मिला है। ब्लैक बुक एप्स्टीन की पर्सनल डायरी थी जिसमें वो अपने जानने वालों की जानकारी रखता था। 2002 में ट्रंप ने एक मैगजीन से बातचीत में एप्स्टीन की तारीफ भी की थी। उन्होंने कहा था कि मेरी ही तरह एप्स्टीन को भी कम उम्र की लड़कियां पसंद हैं। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने 2008 में ही एप्स्टीन से रिश्ता खत्म कर लिया था। इस्राएल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक एप्स्टीन के परमानेंट गेस्ट थे। वो जब भी न्यूयॉर्क जाते उसे जरूर मिलते थे। उन्होंने एप्स्टीन के घर में कई रातें गुजारी हैं। एहुद बराक ने एप्स्टीन के अपराध में अपनी संलिप्तता से इनकार किया है। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स के भाई प्रिंस एंड्रयू का नाम भी लंबे समय से चल रहा है। 2015 में वर्जीनिया जॉफ्री ने आरोप लगाया था कि एंड्रयू ने कई बार उसका यौन शोषण किया और उसे एंड्रयू तक भेजने वाला एप्स्टीन था। एंड्रयू ने पहले तो वर्जीनिया को पहचानने से इनकार किया, मगर बाद में उन्होंने कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर लिया। 19 दिसंबर को रिलीज हुई फाइलों में भी एंड्रयू का नाम फिर से आया है। इन चारों के अलावा कई और चर्चित लोग एप्स्टीन फाइल्स का हिस्सा हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स, हॉलीवुड स्टार केविन स्पेसी, फिलोसोफर नोएम चॉम्स्की, पॉप स्टार माइकल जैक्सन, टेस्ला और एक्स के मालिक एलॉन मस्क, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, गूगल के को फाउंडर सर्गेई ब्रिन, CIA के पूर्व डायरेक्टर विलियम बर्न्स, क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो, भारतीय मूल के लेखक दीपक चोपड़ा, फोर्ब्स मैगजीन के चीफ एडिटर और चेयरमैन स्टीव फोर्ब्स, गेटी इमेजेस के को फाउंडर मार्क गेटी, टाइम मैगजीन के पूर्व संपादक वॉल्टर इज़ाक्सन, अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट केनेडी जूनियर, अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री जॉन कैरी और हेनरी किसिंजर, जॉर्ज सोरोस के भतीजे पीटर सोरोस आदि। यहाँ पर एक फैक्ट को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने का मतलब ऐसा नहीं है कि ये लोग यौन अपराधों में शामिल थे या उन्होंने कोई अपराध किया ही होगा। हालांकि इस संभावना को पूरी तरह दरकिनार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब ये लोग एप्स्टीन से दोस्ती निभा रहे थे उसी वक्त वो फाइनेंशियल और यौन अपराध कर रहा था। इतने ताकतवर लोग उसके किए कराए से एकदम अनजान थे, इस पर भरोसा करना मुश्किल है। फिर भी उन्हें इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी का फायदा तो मिलता ही रहेगा। अब आते हैं सवाल नंबर 5 पर। क्या एप्स्टीन फाइल्स में भारतीय राजनेताओं के नाम भी हैं? अभी तक किसी भारतीय राजनेता के साथ एप्स्टीन की सीधी मुलाकात की पुष्टि नहीं हुई है। सवाल नंबर 6, क्या एप्स्टीन केस में किसी को सजा मिली है? हाँ, एक नाम उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड गिलेन मैक्सवेल का है। उस पर एप्स्टीन के यौन अपराधों में मदद करने और तस्करी का इल्जाम था। इसमें उसको 20 बरस की सजा सुनाई गई थी। नंबर 2, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू का नाम आने के बाद उनसे प्रिंस का टाइटल छीन लिया गया और उन्हें शाही महल से निकाल दिया गया था। नंबर 3, पीटर मेंडलसन फरवरी 2025 में अमेरिका में ब्रिटेन के राजदूत बनाए गए थे। जब एप्स्टीन फाइल्स में नाम सामने आया तब उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। गिलेन मैक्सवेल को छोड़कर किसी और को कानून से सजा नहीं मिली है। बहुत संभावना है कि जो लोग एप्स्टीन के स्कैंडल में शामिल थे वे आज भी खुलेआम घूम रहे हों और उन्हें शायद ही कभी सजा मिल पाए। सवाल नंबर 7, एप्स्टीन फाइल्स डिस्टर्बिंग क्यों हैं? 3 वजहों से। पहली वजह, इसमें शामिल लोग हमारी आपकी दुनिया को कंट्रोल करते हैं।
जैसे नोएम चॉम्स्की को लोग कॉलेजेस में अदब से पढ़ते हैं। उनकी वैचारिकी ने डेमोक्रेसी से लेकर पूंजीवाद जैसे मसलों पर लाखों लोगों को प्रभावित किया है। बिल गेट्स क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल हेल्थ और क्लीन टेक्नोलॉजी जैसे मसलों पर मुखर रहते हैं। उनके कहने से पॉलिसी बनती बदलती है। बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका चलाते थे, ट्रंप अभी भी चला रहे हैं। उनके एक डिसीजन से वर्ल्ड ऑर्डर और ग्लोबल इकोनॉमी में उथल-पुथल मच सकती है। ये शख्सियतें लाखों लोगों के आइडियल्स हैं। उनका किया कराया लाखों लोगों पर असर डालता है, लेकिन जब उनका नाम एप्स्टीन जैसे घृणित अपराधियों के साथ जुड़ता है तब बहुत कुछ बिखर जाता है। आपके पास भरोसा करने के लिए कुछ भी नहीं बचता। हमको आपको एप्स्टीन फाइल्स पर इसलिए भी गौर करना चाहिए ताकि पता चल सके अभी और कितनी नैतिकताएं ध्वस्त होती हैं। दूसरी वजह, एप्स्टीन बेहद शातिर मिजाज का शख्स था। उसने अपने बंगले में हर जगह कैमरे लगा रखे थे। पॉसिबल है उसने अपने मेहमानों की निजी तस्वीरें निकाली हों। जिस तरह की जानकारियां उसके पास थी वो किसी को भी कंट्रोल कर सकता था। इसलिए सवाल उठते हैं कि क्या उसने कभी किसी को ब्लैकमेल किया? क्या उसकी वजह से लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हुए? क्या ब्लैकमेल का असर किसी पॉलिसी डिसीजन पर पड़ा? हम अतीत को नहीं बदल सकते मगर भविष्य को सुरक्षित जरूर कर सकते हैं। इसलिए भी एप्स्टीन केस का पूरा सच बाहर आना जरूरी है। अब चलते हैं तीसरी वजह पर। एप्स्टीन केस किन्हीं 1 या 100 व्यक्तियों तक सीमित नहीं है। ये एक सड़े हुए सिस्टम की पोल खोलता है। ये केस बताता है कि आपके पास पैसा और पावर हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जेफरी एप्स्टीन ने दोनों को साध लिया था, इसलिए वो बड़े से बड़ा क्राइम करते हुए भी बचता रहा और उसको बचाने में पूरा सिस्टम लगा रहा। सवाल नंबर 8, क्या जेफरी एप्स्टीन मोसाद का एजेंट था? एप्स्टीन को लेकर चलने वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में ये पहले नंबर पर है। इसके पक्ष में 4 बड़े दावे किए जाते हैं। पहला दावा, एप्स्टीन की प्रेमिका गिलेन के पिता रॉबर्ट मैक्सवेल भी मोसाद के लिए काम करते थे। रॉबर्ट की मौत के बाद मोसाद ने गिलेन को हायर किया। उसके जरिए एप्स्टीन को कंट्रोल किया जाता था। इसलिए पिता की मौत के बाद गिलेन मैक्सवेल न्यूयॉर्क चली गई थी। एप्स्टीन ने उससे शादी नहीं की और ना ही उसको अपना इकलौता साथी वो मानता था। फिर भी गिलेन ने हर अपराध में उसका साथ दिया। दूसरा दावा, 2007 में जो सरकारी वकील अलेक्जेंडर अकोस्टा ने एप्स्टीन को बचाने वाली डील कराई थी, एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अकोस्टा ने कहा था कि उसको ऊपर से आदेश आया था कि एप्स्टीन इंटेलिजेंस का आदमी है, उसको किसी भी तरह बचाना है। हालांकि अकोस्टा बाद में अपने बयान से मुकर गए थे। तीसरा दावा, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक उसके रेगुलर गेस्ट थे। उन्होंने कई बार उसके प्लेन में सफर किया था। चौथा दावा, जेफरी एप्स्टीन ब्लैकमेल रिंग चलाता था। वो निजी तस्वीरों के जरिए ताकतवर लोगों को ब्लैकमेल करता था और उनसे इजराइल के पक्ष में पॉलिसी बनाने या प्रोपेगेंडा करने के लिए मजबूर करता था। अभी तक हालांकि कोई भी ऐसा कॉन्क्रीट सबूत नहीं मिला है जिससे किसी भी दावे की पुष्टि होती हो। एप्स्टीन फाइल्स में कहीं भी मोसाद या किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का जिक्र नहीं आया है, फिर भी शंका बनी हुई है। जब तक एप्स्टीन फाइल्स का एक एक पन्ना ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आता, तब तक ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती रहेगी। वी माइट नेवर गोना नो अबाउट इट। यही एप्स्टीन केस के मूल में भी है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। एप्स्टीन फाइल्स के बारे में आप और क्या जानना चाहेंगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। हमारे चैनल क्यूरिस्तान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं अभिषेक कुमार। फिर किसी कहानी के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।